गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा। संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने दिए भी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है। तो हम इस कहानी के आधार पर कह सकते हैं कि किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध बड़े गहरे होते हैं और आत्मीय होते हैं। पशु और मनुष्य अर्थात किसान, इन दोनों के संबंध जो है सो आत्मीय संबंध होते हैं। किसान जो है सो पशुओं को अपने घर के अन्य सदस्यों की तरह ही प्रेम करते हैं, अर्थात उन्हें प्रेम देते हैं। और पशु भी जो है सो अपने स्वामी के लिए अर्थात किसान के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, अर्थात उनके स्नेह में जो है सो कोई कमी नहीं करता था झूरी। तभी उनके नाम भी उसने रखे थे हीरा और मोती। जैसे अपने पुत्र के नाम रखते हैं लोग हीरा और मोती, वैसे ही बैलों के भी नाम रखे थे उसने हीरा मोती। वह जो है सो अपने बैलों को अपने से कभी भी दूर नहीं रखना चाहता था, अपने बैलों को अपने से कभी दूर नहीं रखना चाहता था। जब उसने अपने बैलों को अपने ससुराल भेजा था और वे वहां से लौट करके आ गए थे ये बैल जो है सो, तो इस किसान का हृदय जो है सो अर्थात झूरी का हृदय जो है सो आनंद से झूम उठा था अपने इन दोनों बैलों को देख करके, हीरा और मोती को देख करके। गांव भर के जो बच्चे थे वे भी उन हीरा और मोती का अभिनंदन जो है सो तालियां बजा करके कर रहे थे। बैलों की भक्ति अपने स्वामी के प्रति, उस भक्ति का अभिनंदन कर रहे थे वे बच्चे। अर्थात यह कहा जा सकता है कि उन बच्चों को भी हीरा और मोती से प्रेम था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से आत्मीय संबंध रखते हैं, मानवीय व्यवहार करते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहते हैं। इन दोनों के संबंध जो हैं, झूरी और हीरा और मोती, इन दोनों के संबंध से, इन दोनों के आपसी प्रेम से, आपसी व्यवहार से पता चलता है कि इन दोनों के बीच आत्मीय संबंध थे। आगे का क्वेश्चन है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अर्थात मोती ने जो ऐसा कहा कि इतना तो हो ही गया, 9-10 के प्राण बच ही गए, वे तो आशीर्वाद देंगे ही। जब ये कांजी हाउस में बंद थे उस समय दीवार को तोड़ करके अन्य पशुओं को भगाया था इन्होंने, मोती ने, और उसी समय यह बात कही थी मोती ने। तो यहां पर मोती के स्वभाव के बारे में कहना यह है कि मोती उग्र स्वभाव का था, लेकिन दया उसके हृदय में, दया के भाव उसके हृदय में भरे हुए थे, आत्मीयता थी उसके हृदय में। उग्र था तो अत्याचारी के प्रति उग्र था, अत्याचार के प्रति उग्र था वह। दया के भाव थे उसमें, बलिदान के भी भाव थे। वह वहां बांध दिया गया था बाद में फिर कांजी हाउस के मालिक के द्वारा।
लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं ऐसे बंधन को स्वीकार करता हूं जिससे कि कुछ की जान बच जाए। दीवार तोड़ डाली थी, उनको आजाद किया था मोती ने दीवार तोड़ करके। तो इससे पता चलता है कि वह उग्र स्वभाव का तो था, लेकिन दया के भाव भी थे उसके मन में, दयालु स्वभाव का भी था। वह उग्र था जरूर, बलिदान की भावना भी थी। हीरा ने उसे कहा था कि इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, दीवार को तोड़ रहे हो। मुसीबत आई, उसे और मजबूत रस्सी में बांधा गया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मुझे ऐसा बंधन स्वीकार है, कम से कम मेरे बंधन से यह तो हुआ कि 9-10 जानवरों की जानें बच गईं। आगे का क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती के बारे में कहा गया है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। सच है यह। हीरा और मोती बिना बोले मूक प्राणी हैं, बोल नहीं पाते हैं, मनुष्य उनकी भाषा नहीं समझता है। लेकिन फिर भी हीरा और मोती बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे, एक दूसरे से स्नेह और प्रेम के बारे में सोचते थे। जबकि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जाति का मनुष्य जो है, उसमें इस तरह की शक्ति नहीं है। किसके मन में क्या चल रहा है वह नहीं समझ पाता है। कहा हीरा मोती के बारे में कि जब जुट जाते थे गाड़ी में या हल में, तो उनको लगता था कि ज्यादा से ज्यादा वजन इनके ही कंधे पर, मोती को ऐसा लगता था कि मेरे कंधे पर ज्यादा वजन हो, और हीरा को लगता था कि मेरे कंधे पर ज्यादा वजन हो। ये भाव जाति के मनुष्य में नहीं देखे जाते हैं। तो हीरा और मोती जो है सो एक दूसरे की बात को बिना कुछ बोले ही समझ जाते थे, चाट चूट कर एक दूसरे से प्रेम को जो दर्शा लेते थे, एक दूसरे से स्नेह के बारे में जो सोचते थे, ऐसा जो है सो मनुष्यों में, प्राणियों में अपनी श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य जो है उसमें इस तरह की शक्ति नहीं है। इसका आशय हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं। आगे है पंक्ति, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उस एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस पंक्ति का जो है सो आशय स्पष्ट करना है। ऐसे कह सकते हैं हम कि हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे, सूखा चारा उनके सामने डाल दिया गया था, अपमानपूर्ण व्यवहार भी किया जा रहा था उनके साथ, दुखी थे वहां पर वे। लेकिन उस छोटी सी लड़की ने आकर के उनको एक रोटी खिलाई, तो क्या उस एक रोटी से उनका पेट भर जाता? नहीं, उस एक रोटी से उनका पेट भरना नहीं था। फिर भी उस एक रोटी को खा करके उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया था। उनको लगा ऐसा कि कोई तो है जो इस घर में हमारे दुख को समझता है, हमें स्नेह करता है, हमें प्रेम करता है।
उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और वे प्रसन्न हो उठे, उनका हृदय गदगद हो उठा। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब इसके पीछे 4 ऑप्शन हैं। उसमें मुझको जैसा लगता है कि उसमें सही ऑप्शन कौन होगा कि हीरा मोती के लिए दोनों बार गया ने सूखा भूसा दिया था। क्यों दिया था? उसका कारण मेरी समझ में, जहां तक कि मैं समझ पाता हूं, हीरा और मोती के व्यवहार से वह जो है सो बहुत दुखी था। अर्थात जब उसे यहां लाया जा रहा था तो काफी परेशान किया था उन दोनों ने इसे, इसलिए उसके सामने सूखा भूसा डाल दिया गया था। तो इसका एक ऑप्शन यहां पर यह भी है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, इसलिए उसके सामने सूखा भूसा डाल दिया था। आगे का है रचनाभिव्यक्ति। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो हम कह सकते हैं कि हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, अर्थात शोषण का विरोध वे कर रहे हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठा रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो उन्हें डंडे मिले। फिर कांजी हाउस में भी उन्होंने जानवरों के प्रति जो अन्याय देखा उसका भी विरोध किया, तो वहां पर उनको मोटी रस्सी से बांध दिया गया, उन्हें भूखा भी रहना पड़ा। ठीक है। अब इनकी प्रतिक्रिया के बारे में हम कह सकते हैं कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल सही था। वे इस प्रकार की यदि प्रतिक्रिया नहीं करते तो उनका लगातार शोषण होते ही रहता। उन्हें गिड़गिड़ाकर, मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती, चाहे जैसे भी हो। यदि विरोध नहीं करते तब तो गुलामी करनी ही पड़ती गया की। लेकिन उन्होंने विरोध किया, और विरोध करके उन्होंने अपने मालिक को भी जो है सो सावधान किया था कि उनका शोषण बहुत अधिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे जो है सो विरोध करते हैं अत्याचार के प्रति, अनाचार के प्रति, शोषण के प्रति विरोध करते हैं। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय को उत्पन्न कर दिया था। आगे का क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? कि हां, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। ये 2 बैल सीधे साधे भारतीय के प्रतीक हैं, ऐसा मैंने कहा था। वे अपने देश से प्रेम करते हैं, अर्थात झूरी के घर से प्रेम करते हैं। उन्हें अपने देश की तुलना में अन्य कोई पसंद नहीं है, अर्थात अपने घर को पसंद ज़्यादा करते हैं, दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरे देश का सामना करना पड़ता है, वे हर मुसीबत में संगठित होकर लड़ते हैं। सांड के साथ लड़ा था, कांजी हाउस में भी जो है सो दोनों एकजुट होकर के रहे, अर्थात स्वदेश के लिए संघर्ष किया उन्होंने, और इस प्रकार संगठित होने के कारण उन्होंने विजय प्राप्त की। अंत में वे अन्य कैदियों के लिए भी, कांजी हाउस में अन्य कैदियों के लिए भी संघर्ष किया और वहां पर भी विजय प्राप्त की उन्होंने। और वे वहां से भाग चले, विद्रोह किया, भाग चले,
और अंत में अपने देश अर्थात झूरी के घर पहुंच गए। तो यह कहानी निश्चित रूप से संकेत संकेत में ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष से ही। ठीक है, आगे फिर देखेंगे।